एसईओ के लिए 2025 एक अजीब सा साल है। एसईओ के डेड होने की भविष्यवाणी पिछले 25-26 सालों से लगातार की जा रही थी, लेकिन अब तो एसईओ की जगह लेने को ही काफी सारे नए अलग अलग वर्ड्स आ चुके हैं, जैसे एआईओ, एईओ, जीईओ, एलएलएमओ, हीहो। अब जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि भाई एसईओ को सीखें या ना सीखें, और जो पुराने लोग हैं वो सोच रहे हैं कि क्या सीखें, एआईओ सीखें, एईओ सीखें, जीईओ सीखें, किसको सीखा जाए। इस आग में घी डालने का काम करता है खुद गूगल, जो किसी भी क्वेश्चन का जवाब ऐसे देता है जैसे पीपल के नीचे बैठे हुए किसी साधु बाबा से मोक्ष का रास्ता पूछ लिया हो। इट डिपेंड्स। सड़क क्रॉस करना भी 3 बार इधर उधर सर घुमाकर देखने पर डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों को सही रास्ता दिखा दो ना, आपको तो सब कुछ पता होगा। सो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने और एसईओ की नैया को आप लोगों के लिए सीधा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एआई के टाइम का एक कंप्लीट एसईओ कोर्स, जो आपको गूगल पर वेबसाइट को रैंक करना सिखाएगा, चैट जीपीटी पर भी रैंक करना सिखाएगा, एआई मोड में मेंशन कैसे लेकर आए ये भी सिखा देगा, एआई को यूज करके बहुत सारे एसईओ के टास्क कैसे करने हैं, लाइक एआई को यूज करके कंटेंट कैसे लिखना है, वेबसाइट का ऑडिट कैसे करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करना है, कीवर्ड सर्च कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है। हाँ जी, ये सारे काम भी एआई से हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और इस बार ये कोर्स हम यहीं इसी YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। अब इसका रीजन क्या है ये मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में अभी एक्सप्लेन किया है। जिन्हें इंटरेस्ट है रीजन जानने में वो जाकर रीजन को पढ़ सकते हैं, और जिन्हें सिर्फ फल खाने से मतलब है, गुठलियों से मतलब नहीं रखना है, वो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें। सो इस कोर्स की लेंथ होगी करीब 4 से 5 महीने की। हम हर वीक 2 से 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। हर एक लेक्चर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का हो सकता है, और सारे टॉपिक्स को डिटेल में आराम से 1-1 मिनट लगाकर तफसील से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में जो ऑल वाला बटन है ये दबा लेना, नहीं तो YouTube अपना दिमाग लगाएगा और कुछ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, कुछ का मिलेगा ही नहीं, आपका कोर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। अच्छा, वो कोर्स ही क्या जिसमें डाउट सॉल्विंग ना हो, तो हम डाउट सॉल्विंग के लिए एक लाइव सेशन करेंगे हर संडे को। लेकिन ये जो लाइव सेशन होगा ये सिर्फ मेंबर्स ओनली होगा, बिकॉज लाइव सेशन चैनल पर अगर मैं करता हूं, नॉर्मली ओपन रखता हूं, तो वो लोग भी देख सकते हैं जिन्हें कोर्स वोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो बहुत सारे कमेंट्स आते रहेंगे, आपके जो यूजफुल स्टूडेंट्स के जो रियल क्वेश्चन होंगे वो दब जाएंगे। सो इसीलिए डाउट सॉल्विंग वाला जो लाइव सेशन होगा ये मेंबर्स ओनली रहेगा, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप की फीस कितनी है, 29 रुपीज। 2 समोसे नहीं आते 29 रुपए में। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो अभी से, और लाइव सेशन के लिए भी आप रेडी हो जाओ। नाउ इस कोर्स का अगर आपको फायदा उठाना है तो हर लेक्चर को शुरू करते टाइम पहले तो आसपास खाली टाइम निकाल लेना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है। 30 से लेकर 60 मिनट तक का टाइम निकालो, आराम से नोटबुक लेकर बैठो ताकि आप नोट्स भी बनाते रहो, और जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उन्हें आप नोट कर लो ताकि आप लाइव सेशन में पूछ सको। ठीक है, लाइव सेशन में थोड़ी हो सकता है भीड़ हो जाए, तो आप अपने क्वेश्चन पहले से रेडी रखो ताकि ऐसे आपको मौका मिलता है आपने क्वेश्चन पूछो और मैं आपको आंसर कर सकूं, आपके कोर्स का फुल वैल्यू आपको मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो भी लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में, अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको आज के इस वीडियो से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि उनको एसईओ सीखना चाहिए या नहीं, ये इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं है। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है अमित तिवारी, मैं एक टेक्निकल एसईओ हूं जो मोस्टली ई-कॉमर्स, न्यूज, सैस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह में काम करता हूं। इसके अलावा लोकल एसईओ मेरा पैशन है, सो आप इस चैनल पर लोकल एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। मैं करीब 14 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूं, सो मैंने पेंगुइन अपडेट देखी है, पांडा अपडेट देखी है, बर्ड की उथल पुथल को देखा है, एचसीयू को देखा है, ये एआई वाला टाइम भी निकल कर जा रहा है। सो ऐसे सामान मैंने बहुत सारे देखे हैं, और आपकी जो घबराहट है इस इंडस्ट्री में एआई या किसी भी दूसरी हलचल से रिलेटेड वो मैं शांत कर दूंगा, आई एम श्योर। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको ये पार्ट हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आप देखें जरूर। आई रिकमेंड कि आप इस पार्ट को भी पूरा देखें, या तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या फिर जोक्स नहीं मिलेंगे। सो एसईओ पर आ जाते हैं सबसे पहले। सो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन। बट कभी किसी ने एसईओ बोल दिया और हम लोग इतने मासूम है कि आज तक एसईओ यूज कर रहे हैं। ओएसई कर देना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन चलो जो है सो है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गलत इसलिए क्योंकि हम सर्च इंजन्स को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, हम सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेब पेजेस को। सो हमारा एक्रोनिम होना चाहिए था ओएसई, लेकिन हम एसईओ यूज कर रहे हैं। नाउ मैं आपको अभी एआईओ, एईओ, जीईओ वगैरह वगैरह फलाना ढिमाका के बारे में नहीं बताऊंगा। उससे पहले हमें एसईओ का ही एक बर्ड आई व्यू लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आऊंगा इन सारे एक्रोनिम्स के ऊपर और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
एक बार बेस कवर हो गया तो ये सब ऊपर की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नाउ एक नॉर्मल बिलीफ होता है कि एक सच्चा एसईओ वही है जो एक छोटा सा अमाउंट मिलते ही किसी भी टुच्ची सी वेबसाइट को गूगल में किसी भी क्वेरी के लिए नंबर 1 पर रैंक करा दे, वो भी रातों रात। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। गूगल पर वेबसाइट को रैंक कराना एसईओ की जॉब के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा होता है और अधिकतर एसईओ जब अपनी जिम्मेदारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना मानना शुरू कर देते हैं तो वहीं से वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो एसईओ के काम को लॉजिकली समझना बहुत जरूरी हो जाता है और एसईओ करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए सर्च इंजन के काम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सो एक मॉडर्न सर्च इंजन 5 स्टेप में काम करता है। नंबर 1 डिस्कवरी, नंबर 2 क्रॉलिंग, नंबर 3 रेंडरिंग, नंबर 4 इंडेक्सिंग और नंबर 5 है रैंकिंग। रैंकिंग है पार्ट, लेकिन 5वां पार्ट है। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है डिस्कवरी, यानी कि सर्च इंजन को आपके यूआरएल के बारे में कहीं ना कहीं से पता चलना चाहिए। दैट इज डिस्कवरी पार्ट। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपने अपनी वेबसाइट पर लेट से 100 पेजेस बनाए या 1000 पेजेस बनाए या 1 लाख पेजेस बनाए हैं। गूगल को ये पेजेस कैसे पता चलेंगे? कोई भी आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस को याद नहीं रख सकता है, आपको भी अपने सारे पेजेस का एड्रेस याद नहीं रहेगा और हम इस पूरे की पूरे यूआरएल के लिस्ट को गूगल को किसी तरीके से प्रोवाइड करें। गूगल को कहीं ना कहीं से पता चलने चाहिए कि इस फला वेबसाइट पर ये पेजेस हैं, ताकि वो उन पेजेस के कंटेंट को जाकर पढ़े और किसी सर्च कर रहे यूजर को आपके पेज तक पहुंचाए। ये कब होगा? जब गूगल को आपके सारे पेजेस के बारे में पता चलेगा। सो ये पार्ट होता है डिस्कवरी। सेकेंड पार्ट आता है क्रॉलिंग, यानी कि जब गूगल को पता चल जाता है कि इस वेबसाइट पर 100 या 1000 पेजेस हैं, गूगल का बॉट, एक प्रोग्राम, एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम जो आकर आपकी वेबसाइट के उन सारे पेजेस को विजिट करता है। ये पार्ट आता है क्रॉलिंग में। नाउ तीसरा स्टेप आता है रेंडरिंग, जो कि कुछ ना कुछ क्रॉलिंग का ही पार्ट होता है। इंटरनेट पर जो करोड़ों वेबसाइट्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई हैं। कुछ नॉर्मल सिंपल वेबसाइट हैं जो HTML पर ही बनी हुई हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट को यूज करती हैं, कुछ PHP पर बेस्ड हैं और इन सभी अलग अलग डिजाइन वाली, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग होस्टिंग वाली, अलग अलग डिजाइनर से बनाई हुई जो वेबसाइट्स हैं, उनको गूगल के बॉट को, ऑटोमेटेड प्रोग्राम को जाकर देखना होता है, पढ़ना होता है। और ये जो ब्राउजर पर वेबसाइट को पढ़ने का काम है, इसे कहा जाता है रेंडरिंग। बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। ये रेंडरिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट नॉर्मल इंसानों को दिखाई दे रही है लेकिन गूगल बॉट को अगर सही से दिखाई नहीं देती है, तो फिर गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को ना तो समझ पाएगा, ना ही उसे किसी भी क्वेरी के लिए रैंक कर पाएगा। सो ये रेंडरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है। और अगर रेंडरिंग किसी भी तरीके से हैम्पर होती है, रेंडरिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाती है। चौथा स्टेप है इंडेक्सिंग, यानी कि गूगल की सिस्टम आपकी वेबसाइट को समझ जाते हैं, उसके कंटेंट को समझ लेते हैं, रेंडर कर लेते हैं एंड देन इसके बाद उनको लगता है कि हाँ, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किसी को फ्यूचर में दिखाया जा सकता है, इसीलिए उसकी एक कॉपी को अपने पास सेव कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेक्सिंग। अगर किसी वेबसाइट के पेजेस के बारे में फर्स्ट स्टेप यानी कि डिस्कवरी से गूगल को पता नहीं चलता है, उसे क्रॉल नहीं कर पाता है, उसे रेंडर नहीं कर पाता है, तो कभी भी इंडेक्स भी नहीं करेगा। इंडेक्सिंग के बाद पांचवा स्टेप आता है रैंकिंग, यानी कि आपकी वेबसाइट के पेजेस को गूगल किसी और दूसरे यूजर को दिखाता है सर्च रिजल्ट्स में कि भाई जो भी क्वेरी आपने की है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां इस वेब पेज पर है, इसे जाकर पढ़ो। ये होता है पांचवा रैंकिंग वाला पार्ट। सो अगर मैं 1 2 3 4 इन चारों पार्ट्स को मिस कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर फोकस ना करूं, अगर मैं ये सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट ना करूं, तो क्या रैंकिंग होगी? कभी नहीं होगी। बिकॉज एसईओ का काम सर्च इंजन्स पर बेस्ड होता है, तो हम अभी इन्हीं 5 स्टेप्स के लिए अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आप YouTube पर नॉर्मली फ्री एसईओ कोर्स सर्च करेंगे तो आपको सीधे सीधे बताया जाएगा कि देखो ऐसा ऐसा करो तो आपकी वेबसाइट का ये फला पेज इस कीवर्ड के लिए रैंक करना शुरू हो जाएगा। और फिर दूसरा चैप्टर होता है कि अगर वेबसाइट ना रैंक करे तो फिर देखो कि इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही जो है एकदम उल्टा आपको सिखाया जा रहा है, इसीलिए नुकसान होता है। पूरा गेम अगर उल्टा है तो दिक्कत होगी ही होगी। सो आपको एसईओ करना है तो आपको इन सारे पांचों स्टेप्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा। सो डिस्कवरी के स्टेप में हम अपनी वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको काफी अच्छा करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वेबसाइट का एक पेज दूसरे पेज के साथ में कनेक्टेड हो। गूगल को अपनी तरफ से हम अपनी वेबसाइट का एक मैप प्रोवाइड करते हैं जिसे साइट मैप कहा जाता है, और लगातार ध्यान रखते हैं, निगाह रखते हैं कि हमारे जितने भी नए पेज हैं उनका यूआरएल, उनका जो एड्रेस है वो इस साइट मैप में लगातार अपडेट होता है और गूगल
उस पेज को जाकर देखे भी। सेकंड स्टेप होता है क्रॉलिंग, जिसमें हम एसईओ का काम होता है कि हम अपने सारे पेजेस को खुद से टेस्ट करते हैं कि ये पेजेस गूगल को क्रॉल करने में दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गूगल बॉट को या किसी भी सर्च इंजन के बॉट को ब्लॉक कर रखा है। अगर अपना दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो कोई अंदर कैसे घुसकर आएगा, बॉट दरवाजा तोड़ेगा नहीं, दया नहीं है। ओके, सो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स अच्छे तरीके से क्रॉल हो सकें। जब कोई बॉट हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है तब ऐसा तो ना हो कि हमारी जो होस्टिंग है, जिस सर्वर पर हमारी वेबसाइट होस्ट है, कहीं वो स्लो हो जाए, कहीं वो पेज को दे ही ना, कहीं वो गूगल बॉट को या किसी भी दूसरे बॉट को ब्लॉक ना कर दे, वगैरह वगैरह बहुत सारे चेक्स होते हैं जिन्हें हमें अपनी तरफ से परफॉर्म करना होता है। तीसरा स्टेप है रेंडरिंग, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो पेज है वो गूगल बॉट को सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हमने वेबसाइट को बना लिया और अपनी खुद की आंखों से टेस्ट भी कर लिया कि वेबसाइट अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन गूगल बॉट चश्मा लगाकर आपकी वेबसाइट पर नहीं आता है। वो एक प्रोग्राम है और उसे वेबसाइट को आपकी रेंडर करना होता है, उस कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। अगर किसी भी रीजन से वो आपकी वेबसाइट को सही से देख नहीं पाता है तो वो आपसे कंप्लेन नहीं करता कि मैं इस वेबसाइट को देख नहीं पा रहा हूं। वो ये अज्यूम कर लेता है कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट है ही नहीं, आपकी वेबसाइट फालतू है। सो इस तरह की गलतफहमी को रोकने के लिए हमें अपनी तरफ से, हम एसईओज को अपनी तरफ से वेबसाइट को जाकर चेक करना पड़ता है कि वेबसाइट के सारे पेजेस सही से दिखाई दे रहे हैं गूगल बॉट को या नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आता है इंडेक्सिंग का पार्ट, जिसमें हम गूगल बॉट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे वेबसाइट पर जो हमने कंटेंट लिखा है एक एक पेज पर, वो सारे के सारे पेजेस सही है, यूजफुल है, उसमें कंटेंट बहुत यूजफुल है और आपको इस पेज को इंडेक्स करना चाहिए। अगर गूगल बॉट किसी वजह से हमारे पेज को इंडेक्स नहीं करता है तो हम उसका रीजन पता करने की कोशिश करते हैं और रीजन पता करने के बाद उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और फिर से गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेज को इंडेक्स कर लो। इसके अलावा एसईओ का काम यह भी देखना होता है कि हमारी वेबसाइट पर सारे पेजेस इंडेक्स करने लायक हैं भी या नहीं है। अगर कोई पेज इंडेक्स करने लायक नहीं है तो हम उसे गूगल बॉट से छुपा लेते हैं ताकि गूगल बॉट उसे बार बार क्रॉल या इंडेक्स करने की कोशिश में अपना टाइम ना बर्बाद करे और हमारी होस्टिंग के रिसोर्सेज भी ना बर्बाद करे। अगर कोई पेज एक्चुअली में इंडेक्स करने लायक है लेकिन फिर भी सर्च इंजन गूगल उसे इंडेक्स नहीं कर रहे हैं तो हम उस पेज में और वैल्यू ऐड करते हैं ताकि गूगल उस पेज को इंडेक्स करे ही करे। और जब ये चारों स्टेप हम अच्छे तरीके से करते हैं तो एसईओज को, अच्छे एसईओज को, ऐसे एसईओज को जो चारों प्रोसेस को अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें रैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर इन चारों स्टेप्स को पूरी तरीके से फॉलो करने के बाद भी हमारी वेबसाइट के पेजेस रैंक नहीं होते हैं तो फिर हम अलग अलग एल्गोरिदम की जो स्टडी करते हैं उसके बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस पूरी नॉलेज को यूज करके अपने पेजेस को रैंक कराने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गूगल को समझाते हैं कि हमारा ही पेज गूगल पर जो यूजर आ रहा है, सर्च यूजर आ रहा है, उसकी क्वेरी के लिए अच्छा है, आप इसे रैंक करें। तो ट्रेडिशनली सर्च इंजन्स के जो 5 स्टेप्स होते हैं उन पर बेस एसईओज के ये 5 काम होते हैं, लेकिन इसके अलावा एसईओज के काम के 3 और पार्ट होते हैं। सो 5 और 3 8 टोटल ड्यूटीज होती हैं। 5 आपने देख ली, इसके बाद हम आते हैं 6th पर जो है कंटेंट क्रिएशन। वेबसाइट पर जितने भी पेजेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, तभी वो पेज आगे गूगल को रेकमेंड करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपकी वेबसाइट पर पेजेस ही बहुत सारे नहीं हैं तो फिर गूगल को आपकी वेबसाइट को रैंक करने में क्या इंटरेस्ट होगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी की 5 सर्विसेज हैं, आपने अपनी वेबसाइट पर एक होम पेज बनवाया, एक अबाउट अस का पेज बनवाया, एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनवा लिया और 5 सर्विसेज के लिए 5 अलग अलग पेजेस बना लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब गूगल आपकी वेबसाइट को क्यों रैंक करना शुरू करेगा? बिकॉज आप इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, अपनी सर्विस के बारे में दे रहे हैं। अगर कोई आपकी कंपनी के नाम और सर्विस को कंबाइन करके पूछता है कि फला फला कंपनी है, सर्विस दे रही है, इसका पेज क्या है, तो हो सकता है गूगल आपके पेज को दिखाए सामने। लेकिन अगर कोई गूगल पर आकर आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई कीवर्ड क्वेरी करता है तो फिर आपका पेज क्यों रैंक होगा? बिकॉज आप यूजर को कोई इंफॉर्मेशन तो देना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं। सो जब यूजर आपकी सर्विस के बारे में पूछेगा तब गूगल बताएगा, लेकिन अगर वो सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है तो गूगल के पास कोई रीजन नहीं है आपके पेजेस को रैंक करने का। तो इसीलिए हम अपनी वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं और ये कंटेंट सिर्फ ब्लॉग पोस्ट नहीं होता है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ब्लॉग पोस्ट किसी भी बिजनेस ओनर को कभी नहीं बनानी चाहिए। ब्लॉग पोस्ट को भूल जाना होगा अगर आपको इस कोर्स में आगे बढ़ना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि अगर ब्लॉग पोस्ट नहीं बनाएंगे तो वेबसाइट को रैंक कैसे करेंगे, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको जवाब मिल जाएगा। नाउ ये कंटेंट चाहे हम खुद से लिखें या फिर हम किसी और से लिखवाएं या फिर एआई जनरेटेड हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, अप्रूव करना हो, इस प्रोसेस को हम एसईओ को हैंडल करना पड़ता है।
7th स्टेप आता है एनालिटिक्स, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी लोग, जितने भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग सर्च इंजन से, अलग अलग कीवर्ड्स के जरिए अलग अलग पेजेस पर आ रहे हैं, उस पूरे डेटा को आपको कलेक्ट करना होता है और इसके बाद उसे एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने का मतलब है हम देखते हैं कि हमारे किस पेज को कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं उस, और किस कंट्री से आ रहे हैं उस पेज पर, किस तरह की क्वेरी को करके उन पेजेस पर आ रहे हैं, ताकि उन क्वेरीज को हम एनालाइज करें, देखें कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेच रहे हैं कंघी और आपका जो वेबसाइट है वो दूसरे टाइप के किसी प्रोडक्ट के लिए रैंक कर रही है। तो हम देखते हैं कि कीवर्ड जिन पर हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है वो सूटेबल है या नहीं है, वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर है तो हम उन्हें कैसे बढ़ाएं, और अगर नहीं है तो कैसे हम उन अनयूजफुल कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट से हटाएं। ये सारा एनालिटिक्स करने का जो काम होता है वो हम करते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट ड्यूटी आती है वो होती है रिपोर्टिंग, यानी कि जो हमने काम किया है उस काम को क्लाइंट के सामने प्रूव भी करना होता है। आप मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ रहे हैं, ये प्रूव करना पड़ता है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, मेरा 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। जब क्लाइंट का बिजनेस अच्छा करेगा तो उसकी सक्सेस का रीजन उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद होगा, बीवी का सपोर्ट होगा, स्टाफ की मेहनत होगी, भगवान की देन होगी, मजार पर चढ़ाई हुई चद्दर होगी, काले कुत्ते को खिलाई रोटी होगी, पीपल में चढ़ाया पानी होगा। सब कुछ उसकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जब बिजनेस अच्छा नहीं करेगा तो सिर्फ मार्केटिंग वाले की गलती होगी, और उसमें भी सबसे ज्यादा गलती होती है एसईओ की। सो अगर एसईओ करना है तो रिपोर्ट बनाना भी सीखना बहुत अच्छे से आना जरूरी है। अच्छी रिपोर्ट बनाना आना बहुत जरूरी है। बट डोंट वरी, इस सीरीज में आपको रिपोर्टिंग भी सीखने को मिल जाएगी। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एसईओज क्या क्या करते हैं, सिर्फ रैंक नहीं करते हैं। नाउ अगर हम इन सारे कामों को, इन सारी ड्यूटीज को सडनली अगर एड से कंपेयर करना शुरू, पीपीसी की ड्यूटी से कंपेयर करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं। ना तो वो वेबसाइट को इंडेक्सेबल बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, ना क्रॉलेबल बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं। पेज स्पीड भी उनकी ड्यूटीज में से एक नहीं होता है। मैं उनकी गलतियां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी ड्यूटी होती ही नहीं है। एक पीपीसी एग्जीक्यूटिव का काम है गूगल या मेटा या इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका एड कैंपेन बनाना, आपकी बिलिंग वगैरह को देखना, और इसके बाद उस एड कैंपेन को सही से चलाना। और किसी भी एड कैंपेन के लिए अधिकतर ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है। वो आपकी वेबसाइट पर हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो किसी भी अपनी वेबसाइट पर भी बना सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। अगर इंस्टाग्राम वगैरह पर कहीं ऐड चल रहा है तो वहां पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप वगैरह पर आप ले सकते हैं, लीड कॉल पर ले सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सो ऐसे में अगर आप पीपीसी के भरोसे अपनी वेबसाइट को छोड़ देते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को कभी मैनेज करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर में किसी प्लम्बर को पाइप वाइप ठीक कराने के लिए बुलाएं और उम्मीद करें कि वो जाते जाते आपकी लाइट भी ठीक करके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। सो एसईओज आपकी वेबसाइट का ओवरऑल रखरखाव करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में जितनी भी वेबसाइट्स अनमैनेज पड़ी रहती हैं उनका गूगल एड्स या फिर मेटा एड्स का जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। एक अच्छी वेल मैनेज वेबसाइट ही अच्छा कन्वर्जन भी कर पाती है सारे एड चैनल से। सो जब भी किसी भी वेबसाइट को, किसी भी बिजनेस ओनर को अपनी वेबसाइट का रखरखाव करने की जरूरत पड़ेगी, जब उन्हें रियलाइज होगा कि हमारी वेबसाइट तो बहुत खराब हालत में है, तब वो किसे हायर करेंगे? डेवलपर को नहीं हायर करेंगे, वो वेबसाइट के लिए एक एसईओ को ही हायर करेंगे। नाउ अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब हम आते हैं उन एक्रोनिम्स पर जिन्होंने लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। इन सारे एक्रोनिम्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, वर्ड्स अपने आप में बुरे नहीं होते हैं, जो लोग उन वर्ड्स को बनाते हैं उनकी इंटेंशन समझना जरूरी है। जैसे एसईओ अपने आप में एक गलत वर्ड है, ओएसई होना चाहिए था, लेकिन एसईओ ही स्टिक कर गया तो हम यूज कर रहे हैं। तो हम एक एक वर्ड्स को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में आपको यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। सो पहला बज़वर्ड है एआईओ। एआईओ का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। ना हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड के अपने साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए ये वर्ड यूजफुल हो, लेकिन हम मार्केटर्स के लिए यूजफुल नहीं है। बिकॉज हम मार्केटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमारे कुछ जो सर्च इंजन्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट एलएलएम उसको यूज किया जाता है। लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड पर काम नहीं करते हैं, इसीलिए इस फील्ड में ये बोलना कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ये गलत है। किसी भी वेबसाइट का यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंटिस्ट नहीं होगा जो जाकर एक बड़े से सुपर कंप्यूटर के आगे पूछेगा कि मुझे बताओ कि मुझे रूट कैनाल कहां से करवाना है। ऐसा नहीं होता है। लोग कहां पूछेंगे? लोग पूछेंगे सर्च इंजन पर, लोग पूछेंगे एलएलएम बॉट्स पर, यानी कि चैट जीपीटी वगैरह। तो हमें उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, इसीलिए एआईओ अपने आप में एक गलत वर्ड है। दूसरा आ जाता है वर्ड
AEO यानी कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में थोड़ा सा सेंसिबल वर्ड लगता है बिकॉज चैट जीपीटी अपने आप में आंसर देता है, गूगल का AI मोड भी आंसर देता है, राइट? ये सर्च रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जा सकता है। AEO इज अ सेंसिबल वर्ड। अब इसको आपने समझ लिया, थोड़ा सा पिन रखते हैं इस पॉइंट पर, अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। इसके बाद दूसरा वर्ड आ जाता है AISEO यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अपने आप में ठीक है, ये एक्रोनिम ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी सर्च इंजन्स में AI यूज होना शुरू हुआ है। गूगल ने सर्च इंजन्स में AI बेस्ड पहली एल्गोरिदम यूज करना शुरू किया था 2017 में। सो कोई भी SEO जो 2017 से 2017 से SEO कर रहा है वो ऑलरेडी AI SEO कर रहा था। हम सभी AI SEO कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि हम रैंक ब्रेन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, स्पैम ब्रेन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, अलग अलग जो लिंक पेनल्टीज हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। जो गूगल का गूगल एनालिटिक्स 4 वर्जन है वो पूरा का पूरा AI बेस्ड है। तो हम AI SEO सभी कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। तीसरा वर्ड जो ज्यादा आजकल ट्रैक्शन गेन कर रहा है वो है GEO यानी कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो जनरेटिव AI को यूज करते हैं उसके लिए ऑप्टिमाइज करना। नाउ ये भी AEO जैसा ही हुआ, क्योंकि जनरेटिव AI पर बेस्ड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे आंसर ही देते हैं। सो अपने आप में AEO और GEO एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और AEO और GEO दोनों पर अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके बाद अगला वर्ड आता है LLMO यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, बिकॉज हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने आप में एक बड़ा फील्ड है। जैसे AI एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म हो गया, उसके अंदर LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे आ गए। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी एक ही काम नहीं करते हैं चैटबॉट वाला, वो इमेज भी जनरेट कर रहे हैं, वो वीडियो भी जनरेट कर रहे हैं, वो प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड में भी यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को आंसर देने का काम नहीं कर रहे हैं। सो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन अगर हम बोलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टर्म है जो सर्च या फिर सर्च प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल से बहुत आगे की चीज है, बड़ी चीज है, बेसिकली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड ही हो जाता है। तो LLMO अपने आप में कोई यूजफुल टर्म नहीं है। दो ही टर्म है जो यूज करने लायक बचते हैं, जो है GEO या फिर AEO, आपकी मर्जी आप कौन सा पिक करते हो। सो इन सारे नए एक्रोनिम्स में GEO अपने आप में सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड पर है, GEO के ऊपर ज्यादा पुश किया जा रहा है। जो लोग अभी तक SEO के नाम पर कॉन्फ्रेंसेस में आपको दिखाई देते थे वो लोग GEO के ऊपर ज्यादा पुश कर रहे हैं। बट हमें SEOs को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर GEO में हम ऐसी क्या नई एक्टिविटीज करते हैं जो हम SEO में ऑलरेडी नहीं कर रहे। कुछ तो नया होना चाहिए अगर आप एक नया एक्रोनिम लेकर आ रहे हैं। वैसे इससे पहले मैं SEO, AEO, GEO के बारे में बोलना शुरू करूं, मैं बता देता हूं कि मैं किस साइड पर हूं। आई एम अ ट्रेडिशनल SEO, सो आई फील कि SEO में जितनी भी अभी तक हम एक्टिविटीज कर रहे थे वो सारी की सारी इनफ है। GEO में आपको कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो करने की जरूरत है। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई चीज नई नहीं आई है जो SEO में नॉर्मली कवर नहीं की जा रही थी। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, और मैं यहां पर अपना ही साइड सिर्फ नहीं दूंगा, मैं GEO के नए पॉइंट्स निकालने के लिए सर्च इंजन लैंड, जो एक ज़्यादा बड़ा पब्लिकेशन है SEO इंडस्ट्री में, उसके ही इस आर्टिकल को रेफरेंस करूंगा। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट निकाली है कि सर्च इंजन लैंड के हिसाब से GEO में क्या नया किया जाता है, और हम इसके बाद उसको देख लेंगे कि वो SEO में आता है, कवर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर GEO के जो पार्ट्स की लिस्ट दे रहा है हमें सर्च इंजन लैंड, उसमें सबसे पहले आता है रिस्पॉन्स जनरेशन, यानी कि SEOs सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर फोकस किया करते थे, और GEO में वेबसाइट के कंटेंट का एक सॉर्ट ऑफ समरी होता है जिसे क्रिएट करते हैं चैटबॉट्स, हम उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ फॉल्स, बिकॉज अगर आप देखें और जाएं और बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर समरी दिखाई देगी, और ये समरी हमेशा न्यूज़ SEOs यूज़ करते रहे हमेशा से किसी भी वेबसाइट के आर्टिकल के एक जिस TLDR को बनाकर देने में, राइट, टू लॉन्ग डिड रीड। अगर किसी के पास इतना पूरा आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है तो हम एक समरी बनाकर देते थे। इस तरह की ट्रिक्स हमने क्लासेस में पिछले 1-2 साल पुराने बैचेस में मैंने कई बार बताई है कि आप जब भी अपना कंटेंट जनरेट करें तो अपने कंटेंट का एक छोटा सा जस्ट 3 से 4 लाइन का, या आप अपने आर्टिकल के टॉप पार्ट में एज समरी दे सकते हैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन से अलग होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा सा कैची बनाते हैं, आप इस समरी को नॉर्मल वेबसाइट के पेज का एक नॉर्मल समरी बना सकते हैं। और जो ये GEO के अंदर जो जिसे नई चीज कहा जा रहा है, ये एग्जैक्टली वही समरी जनरेशन है, नथिंग न्यू,
ट्रेडिशनल एसईओज इस रिस्पॉन्स जनरेशन नाम की चीज को बहुत टाइम से ऑलरेडी कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंशिएटर फैक्टर है कंटेंट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। मेरी हिंदी मीडियम की जबान इसे सही से पढ़ नहीं पा रही है, बट बेसिकली सर्च इंजन लैंड खुद से बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कंटेंट को जो यूजर की क्वेरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑप्टिमाइज करते हैं। आई डोंट नो सर्च इंजन लैंड किस तरह के एसईओज को जानता है, बट हम ट्रेडिशनल एसईओज हमेशा से ऐसा ही करते रहे। यूजर की जो क्वेरी है उसी के हिसाब से आंसर को हमेशा प्रिपेयर किया जाता है। अगर यूजर किसी डेंटिस्ट की वेबसाइट पर रूट कैनाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है तो हम उसे वैसे भी हार्डवेयर के बारे में नहीं बताते। हम नहीं बोलते जाकर गन्ना खाना शुरू कर दो। जिस तरह की प्रॉब्लम है, जिस तरह की क्वेरी है, उसी तरह का कंटेंट किया जाता है। वो हमेशा से ऑप्टिमाइज होता रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है जो जीईओ में की जाएगी और एसईओ में आप कंटेंट को रियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं प्रेजेंट करेंगे। दिस इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिंथेसिस। यानी कि सर्च इंजन लैंड का मानना है कि जीईओ में यानी कि जितने भी चैटबॉट्स हैं ये सभी एक सोर्स से इंफॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट करते हैं, एक ही पेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी एक समरी बनाकर यूजर को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपनी वेबसाइट में किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे पेजेस बनाने चाहिए, बट देन साइलो स्ट्रक्चर हमेशा से यही करता रहा है। जब भी हम साइलो स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पर हम कोई कोर टॉपिक पकड़ते हैं और उसके बाद हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने अपने कोर्सेज में इस बारे में स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आप एक कोर टॉपिक पकड़ेंगे, उस कोर टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज को जो पीपल ऑल्सो आस्क में या ऑल्सो आस्क टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां से हम उन रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालते हैं और उस पर ऊपर पेज बनाते हैं। ये हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, नया नहीं है। ऑल्सो आस्क नाम की जो वेबसाइट है या पीपल ऑल्सो आस्क वाला जो सेक्शन है उसे हम एसईओ जाने कब से यूज कर रहे हैं, नथिंग न्यू। पॉइंट नंबर 4, यूजर इंटेंट अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो यूजर है जो वेबसाइट पर आ रहा है उसकी इंटेंट को समझना। एंड ये सबसे ज्यादा एब्सर्ड पॉइंट है। आप इस यूट्यूब पर किसी भी चैनल का, सिर्फ मेरे चैनल का नहीं, किसी भी चैनल का कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो देख लीजिए, वो हमेशा आपको बताएंगे कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसके 3 या 4 टाइप के इंटेंट होते हैं। कमर्शियल इंटेंट होता है, नेविगेशनल इंटेंट होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, इंफॉर्मेशनल होता है। अगर ये इंटेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझना नहीं है तो फिर और क्या है। हम हमेशा से एसईओ में यूजर की इंटेंट को समझकर उसके बेस पर ही या तो फनल क्रिएट करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं या वीडियो बनाते हैं। कुछ भी लैंडिंग पेज का जो भी स्टाइल है वो सब यूजर के इंटेंट के बेस पर ही होता है। दिस इज नॉट न्यू, हमेशा से एसईओ करते आ रहे हैं। नंबर 5, एल्गोरिथमिक अडॉप्टेशन। यानी कि सर्च इंजन लैंड का कहना है कि एसईओज नॉर्मली एल्गोरिदम के ऊपर अडाप्ट नहीं होते हैं। गूगल की जो अपडेट्स हैं वो बहुत स्लो होती हैं, बट देन एआई रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। इसीलिए जो एसईओज हैं, जो जीईओज हैं, उनको ज़्यादा जल्दी जल्दी अडाप्ट करने की ज़रूरत है। बट ये सर्च इंजन लैंड ही है जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई गूगल की अपडेट बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। जब भी अपडेट आने से पहले ही एसईएम रश का जो इंडिकेटर है उसको साइट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे चैटर हो रहा है। और गूगल ने हमेशा बताया है कि गूगल ब्रॉडकोर अपडेट को भले ही 1 साल में 2 से 3 बार लॉन्च करे, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्री वाइड अपडेट्स होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का एस्टिमेट है उसके हिसाब से गूगल हर 2.5 घंटे के अंदर एक अपडेट रिलीज करता है। तो 2.5 घंटे में अगर अपडेट रिलीज हो रही है और एसईओज उसके लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट को, अपनी स्ट्रेटजी को, तो फिर और कौन सा और कितना फास्ट अपडेट होगा। मतलब क्या स्ट्रीम होती रहेगी अपडेट, हर 1 मिनट में नई अपडेट आ रही है। पॉइंट नंबर 6, कंटेंट फॉर्मेटिंग। दिस इज अगेन अब्सर्ड बिकॉज हम एसईओज कंटेंट सिर्फ एक तरह का नहीं क्रिएट करते हैं। हम ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, हम आर्टिकल डालते हैं, हम न्यूज़ आर्टिकल डालते हैं, हम टेस्टिमोनियल बनाते हैं, हम सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, हम केस स्टडी बनाते हैं, हम वाइट पेपर बनाते हैं। क्या नहीं बना रहे हैं? इससे ज़्यादा नेट किस फॉर्मेट का कंटेंट आखिर बनाया जाएगा? क्या जीईओज जेसॉन फॉर्मेट में कोड सीधे देंगे और उसको समझकर बॉट्स कुछ करने वाले हैं? नथिंग। अगेन दिस इज अगेन सेम थिंग जो एसईओज कर रहे हैं। नंबर 7, रिसर्च ड्रिवन स्ट्रैटेजी। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री यूजेस रिसर्च ड्रिवन स्ट्रैटेजी। आई मीन जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि आप किसी काम को एक सोची समझी सोचे समझे स्टेप्स के साथ आप करने वाले। और जब हम रिसर्च नहीं करेंगे, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रीवियस नहीं होगी, तो हम किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? अगर बिना रिसर्च के कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है तो तुक्के हैं। तो रिसर्च ड्रिवन स्ट्रैटेजी सीम्स लाइक जस्ट अ मेड अप वर्ड जिसका कोई एसईओ जीईओ किसी से कोई लेना देना। अगर आप कल को बाल कटवाने जाते हैं तो बाल काटने वाला भी कुछ ना कुछ तो सोच कर, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपसे पूछता है कि भाई किस तरह के बाल कटवाने, फिर वो बाल काटना शुरू करता है। एवरीथिंग इज रिसर्च ड्रिवन स्ट्रैटेजी, नथिंग न्यू, नथिंग स्पेसिफिक टू जीईओ ओनली। पॉइंट नंबर 8 है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। यानी कि सर्च इंजन लैंड का मानना है कि जीईओज जो है वो ज्यादा परफॉर्मेंस को ट्रैक करके इसके बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग यू आर टॉकिंग अबाउट? एसईओज गूगल एनालिटिक्स के हर एक वर्जन को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, उसके बेस पर अगले महीने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इनफैक्ट एसईओज जो कि 2 डेकेड से ज्यादा से काम कर रहे हैं, हर महीने जब क्लाइंट को इनवॉइस भेजते हैं
3 महीने भेजे, 6 महीने भेजे, लेकिन जब भी इनवॉइस भेजते हैं हमें अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करना होता है, हमेशा से प्रूव करना पड़ता है। इनफैक्ट ये परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वाला जो पॉइंट है ये जीईओज के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज ना तो चैट जीपीटी किसी तरीके से कोई डेटा प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट को या उनके प्लेटफॉर्म पे आपके कीवर्ड को कितनी बार किसी ने क्लिक किया, कितनी बार सरफेस हुआ है, ना ही परप्लेक्सिटी इस तरह का कोई डेटा दे रहा है, ना ही इनफैक्ट जेमिनाई जो गूगल का अपना जेमिनाई मॉडल है वो भी एआई मोड या एआई ओवरव्यू का कोई भी डेटा अलग से नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो कोई भी चैटबॉट, एलएलएम बेस्ड चैटबॉट किसी तरीके से किसी भी तरह के एनालिटिक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन सी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आप कर रहे हो? इन 8 पॉइंट्स के अलावा कोई और डिफरेंस मुझे किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला है। सो आई डोंट नो मैं और किस नई इंफॉर्मेशन को यूज करके जीईओ और एसईओ के बीच में कंपैरिजन करो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि कोई किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जीईओ बोलता है, एसईओ बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब लोग जीईओ के नाम पर ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में शामिल होने की कोशिश करेंगे जिन्हें अभी एसईओ नहीं आता। अगर मैं यही 8 पॉइंट्स किसी एक नए स्टूडेंट को सिखाना चाहूँ कि देखो एसईओ बाकी सारे लोग सिखा रहे हैं, मैं ये नए 8 चीजें सिखाऊंगा, हो सकता है वो स्टूडेंट बहकावे में आ जाए, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है कि एसईओ में होता क्या क्या है, एसईओ में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। सो इसका मतलब है कि जो लोग अपने आप को जीईओ एक्सपर्ट्स के नाम पर पैक कर रहे हैं उन्हें अभी एसईओ ही ठीक से नहीं आता है, और ऐसे लोग जब प्रोजेक्ट ले लेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा करेगा नहीं, क्लाइंट हमेशा से दोष देगा कि फिर से डिजिटल मार्केटिंग खराब हो गई है। सो जीईओ, एसईओ, किसी भी नाम से आप इस प्रोसेस को सीखना चाहें, आप डिजिटल मार्केटिंग के ऑर्गेनिक पार्ट को सीख सकते हैं। सो इस पहले लेक्चर के बाद आपका एसईओ, जीईओ, एईओ वगैरह वगैरह के बारे में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने पास नोट करके रख लो एंड डाउट सेशन में पूछना, जो कि अभी 2-3 दिन बाद संडे को होने वाला है। डाउट सेशन को ज्वाइन करने के लिए अगेन जैसा मैंने बताया, मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, नॉर्मल पब्लिकली ओपन नहीं होगा, बिकॉज वी जस्ट want to keep it for the students only, but again 29 रुपीज ओनली, इतना आप अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर सर्च इंजन गूगल कैसे काम करता है, इनके क्या क्या रैंकिंग सिग्नल होते हैं, और किन किन रैंकिंग सिग्नल्स के लिए आपको फोकस रखना चाहिए, किन रैंकिंग सिग्नल्स के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आगे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट एसईओ जो होता है उसमें और न्यूज एसईओ में क्या डिफरेंस होता है, न्यूज एसईओ क्या खास चीजें करते हैं, या फिर जो मेडिकल फील्ड के लिए एसईओ कर रहे हैं, या जो B2B के लिए एसईओ कर रहे हैं, सैस एसईओ कर रहे हैं, ये सारी चीजें अलग अलग क्या होती हैं, क्या खास खास एक्टिविटीज आपको करनी होती हैं, और अगर आप इन कंपनीज में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको किन स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारी डिटेल इन डेप्थ प्रोफेशनल बातें होती रहेंगी इस कोर्स में अलग अलग लेक्चर्स में। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, नोट्स बनाते रहो और मिलो लाइव सेशन में। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time. Take care.